हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत। दोस्तों मैं हूँ विशाल। आपको मैं आज बताने वाला हूँ भारत में जितनी रियासतें थी, मतलब 565 रियासतें थी। और सोच लीजिए 565 राजा भी होंगे, हर रियासत के राजा होते थे जिन्हें रजवाड़ी कहा जाता था ना। तो मैं आपको बताऊंगा भारत जब आज़ाद हुआ तो उनका विलय भारत में कैसे हुआ। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। देखिए आज़ादी के पहले भारत को ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था ना। आज़ादी के पहले भारत को ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था और यह दो हिस्सों में बटा हुआ था ब्रिटिश इंडिया। एक पर ब्रिटिश लोगों का प्रभुत्व होता था और दूसरे पर देसी रियासतों का। और जो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले राज्य होते थे, प्रांत जो होते थे, उन पर अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण होता था और जो रियासतें थीं उन पर राजाओं का शासन होता था। तो समस्या क्या थी दोस्तों, मैं आज आपको ये बताऊंगा समस्या उन्हें मिलाने क्या थी, विलय करने में भारत में समस्याएं क्या थी। देखिए, जब अंग्रेज भारत से जा रहे थे तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि भारत की आज़ादी के साथ साथ, मतलब वो तो भारत को आज़ाद कर रहे थे, लेकिन यहाँ की रियासतों को बोले कि भारत की आज़ादी के साथ साथ भारत की रियासतें भी स्वतंत्र हो जाएंगी। क्या स्वतंत्र, मतलब वो भी अपने मन का जो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने घोषणा पत्र में कहा कि भारत की आज़ादी के साथ साथ भारत की रियासतें भी क्या हो जाएंगी, आज़ाद हो जाएंगी। और वह चाहे तो वह पाकिस्तान में मिले, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था भारत का विभाजन कैसे हुआ, पाकिस्तान एक राष्ट्र कैसे बना। ये मैंने पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा ना। तो उस वक्त उन्होंने घोषणा की कि भारत की रियासतें चाहे तो पाकिस्तान या भारत में मिल सकती हैं या तो वह अपने आप को स्वतंत्र अवस्था में रख सकती हैं, ये अंग्रेजों लोगों ने कहा। अब देखिए रियासतों को, अब जाहिर सी बात है, अगर किसी आप ही को स्वतंत्र अवस्था में रहने दिया जाए, आपके घर कदे आप कुछ जो भी कुछ करिए तो क्या करेंगे, अरे मुझे पूरी छूट में जाएंगे, घूमने चले जाएंगे, कहीं पर चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ऐसे रियासतें भी सोच रही थी कि हमारा भी एक राष्ट्र होना चाहिए, हमारी भी एक राजधानियाँ होनी चाहिए ना, और हमारा खुद का उस पर शासन होना चाहिए राजाओं का। और देखिए जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने क्या किया, यह भी कह दिया था कि वहां की प्रजा नहीं चुनेगी कि किस में रहना है, भारत या पाकिस्तान में रहना है कि अपने आप को स्वतंत्र रहना है। मतलब प्रजा को अधिकार ये नहीं दिया गया था, वहां के राजाओं को अधिकार ये दिया गया था। सोच लीजिए, मतलब वहां के राजा तय करते हैं कि हमें भारत में रहना है या पाकिस्तान में। तो देखिए कुछ रियासतें थी, अब इस समस्या ने जल्द ही रुख अपना लिया। मतलब कुछ रियासतें थी जल्द ही क्या कर दी, घोषणा कर दी अपने आप को स्वतंत्र रखने के लिए। पहला हो गया त्रावणकोर का राजा, फिर दूसरा आता है हमारा दोस्तों हैदराबाद जो भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल में रियासतों में गिनी जाती है ना, सबसे बड़े रियासतों में क्षेत्रफल के हिसाब से तो सबसे बड़ी हैदराबाद रियासत थी। लेकिन देखिए अब जो स्वतंत्र सेनानी थे, लोगों ने जो सोचा था कि भारत एक लोकतांत्रिक क्या बने, गणराज्य बने, एक देश बने जहाँ पे संविधान हो एक, और वहाँ का राजा सिर्फ एक ही हो, जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं ना। अब ये तो जो स्वतंत्र सेनानी थे भारत के लोग ये सोचा था, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब तो भारत को लग रहा था कि अब छोटे छोटे राष्ट्रों कंट्रियों में क्या होगा, विभक्त हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और लोकतंत्र व्यवस्था बनाने की बात चल रही थी लोगों के बीच, अब वो अंधकारमय रह जाएगा, मतलब वो अब सपना एक रह गया, वो नहीं बन पाएगा ना। तो अब देखिए इस पर सरकार क्या करती। उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जिसकी स्थापना 1885 में A.O. हुम ने की थी ना जी, समझ में आया, इसे नोट कर लीजिए। लेकिन अब देखिए जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा स्लो फास्ट बोल रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर ध्यान सुनिए तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कहानी वाइज बता रहा हूँ, याद हो जाएगा ना। क्या आते हैं सरकार का नजरिया इस पर क्या था, मतलब अब देश छोटे छोटे भागों में बंटने वाला था, छोटे छोटे राष्ट्रों में बढ़ जाता। तो सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस वक्त एक ही मात्र ऐसी संगठन थी, सबसे बड़ी संगठन थी, और उसी वक्त भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सरकार का नजरिया यह था दोस्तों कि रियासतों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। और इधर देखिए मुस्लिम लीग, क्योंकि अब भारत का विभाजन हो चुका था, पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन चुका था, तो वहां की जो संगठन था मैंने पार्ट 1 में बताया था, मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी ना, ये बताया था। तो देखिए उसने कहा कि रियासतों को, वो बोल रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है कि रियासतों को अपनी मन मर्जी का फैसला लेना चाहिए, मतलब भारत उसमें हस्तक्षेप ना करे, मतलब उन लोग को बढ़ावा दे रहा है कि आप स्वतंत्र अवस्था में रहिए, मतलब भारत तोड़ने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, मुस्लिम लीग ना। अब देखिए इसमें सरकार ने कड़ा तो रुख अपनाया ही, लेकिन अब देखिए 565 रियासतों को मिलाना है एक साथ, हो सकता है सबका मन बदल जाए, सभी लोग अपने आप को स्वतंत्र अवस्था में रखना हो, तो इसको मिलाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा हाथ था। सोच लीजिए, उन्हें अखंड भारत का निर्माता कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ना।
उन्होंने ऐसा ऐसा मतलब पत्र लिखकर भेजा, उन्हें समझाया अच्छे से, तब जाकर आज भारत, पूरा भारत महादेश के रूप में उभरा ना। तो उन्होंने देखिए क्या किया, पहले रियासतों को एक पत्र में लिखा कि हम भारत, देखिए क्या कहते हैं रियासतों में, समझाते हैं लोगों को। कई बार तो उनके घर जाकर, मतलब रियासतें जहाँ जहाँ हैदराबाद मान लीजिए गए थे, कई जगह जो जो रियासतें थी वहाँ पर जाकर बातचीत भी करते थे ना, समझे। तो उन्होंने बोला रियासतों में, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 में रियासतों को एक पत्र में लिखते हैं कि हम भारत के इतिहास के ऐसे छोर पर खड़े हैं, अगर हम चाहें तो भारत को एक नई महानता की बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। वह बोलते हैं कि हम आशा करते हैं कि भारत की रियासतें वह हमारा सहयोग करेंगी और एक अखंड भारत का निर्माण करेंगी। ये एक रियासतों को एक पत्र में 1947 में सरदार वल्लभ भाई लिखते हैं और वो उस पत्र को हर रियासतों के पास भिजवाते हैं। तो देखिए 565 रियासतों को मिलाना कोई मामूली बात नहीं है ना, क्योंकि वहाँ की संस्कृतियाँ, भाषाएं अनेक थीं, वहाँ की परेशानियाँ, कठिनाइयाँ अलग थीं, वहाँ का विकास का मॉडल अलग अलग थे, और हर रियासतों के लिए अब कोई भी, जाहिर सी बात है, आप सोचिए एक तरीके से कि अगर आप किसी देश में मिलना चाहेंगे तो आपको कोई स्वाद देगा, कोई सुविधाएं देगा, तभी न मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ी मतलब कन्वेंस उन्हें करना बहुत कठिन था। मतलब हर रियासत की परेशानियां अलग अलग होती थी ना, कहीं पैसे की कमी थी तो कहीं पे विकास की कमी थी, कहीं पे शिक्षा की कमी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, उन्हें मिलाने में अपना बड़ी भूमिका निभाई ना। अब देखिए आज़ादी के पहले ही आधे से ज्यादा रियासतें, आधे से मतलब कह सकते पूरे पूरे रियासतें, अपवाद के रूप में कुछ रियासतें थी जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी, नहीं तो सभी रियासतें जून जुलाई के महीने में 1947 में क्या थी, भारत में मिल चुकी थी, विलय कर ली थी। और वो सभी, और मान लीजिए भारत का नक्शा आप देख रहे होंगे, बगल में आ रहा होगा, तो जितने भी मतलब कि सीमा के पास पास जितनी रियासतें थी वह सभी भारत में विलय कर चुकी थी। और वो रियासतें जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी वो बीच बीच में होती थी। मान लीजिए एक जूनागढ़ सिर्फ था जो नीचे गुजरात में अभी ये पड़ता, उसका तो विलय हो चुका है, लेकिन उससे मिलाने में भी कठिनाई आई। तो जूनागढ़ हो गया हमारा, हैदराबाद हो गया, मणिपुर, ये रियासतें भारत में विलय नहीं करना चाहती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उन्हें भी विलय भारत में करवा लिया गया। तो चलिए जानते हो समस्याएं क्या थी। देखिए जो रियासतें थी, 565 रियासतें थी लगभग भारत में, तो उन्हें विलय करवाने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना था, और उसे हम उस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं। और उस हस्ताक्षर में कहा गया है कि जितने भी रियासतें भारत मिलने चाहती हैं वह अपने मन से मिल रही हैं, मतलब उन पर दबाव डाला नहीं जा रहा है, वो अपने मन से मिल रही है, इस सहमति पत्र में कहा गया था। अब आते हैं जो रियासतें भारत में नहीं मिलना चाहती थी, मैंने बताया मणिपुर, हैदराबाद और जूनागढ़ बताया। तो अब इसमें से हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी दोस्तों, और वह नहीं मिलना चाहती थी भारत में। तो आइए जानते हैं हैदराबाद के बारे में। देखिए हैदराबाद उस वक्त भारत के सबसे बीच में पड़ता था ना, भारत के सबसे बीच में पड़ने वाला एक रियासत थी, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी रियासत भी थी भारत की हैदराबाद ना। और वहाँ का शासक जो था निजाम उसका नाम था, हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। और निजाम को दुनिया के, विश्व के सबसे अमीर दौलतमंद लोगों में से गिना जाता था, एक मतलब बहुत अमीर होता था निजाम, जो शासक था बहुत अमीर होता था। और जाहिर सी बात है वो शासक है, वहाँ की प्रजा भी उससे दुखी रहती थी, तो वो तो अमीर तो रहेगा ही ना। तो देखिए वहाँ की, अब हैदराबाद जो है, हैदराबाद का अगर हम इस टाइम वर्तमान में हम जाने कितना बड़ा था, तो इस टाइप कर्नाटक ले लीजिए, आंध्र प्रदेश ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, सभी ये रियासतों को मिलाकर एक हैदराबाद रियासत बनी थी पहले, आज़ादी के पहले भारत के ना। तो ये हमारा क्या था, हैदराबाद। अब देखिए जानते हैं कि हैदराबाद को मिलाने में कौन सी कठिनाइयाँ। निजाम चाहता था कि हैदराबाद जो है क्या बने, एक स्वतंत्र राष्ट्र बने, स्वतंत्र राष्ट्र मिल जाए। मतलब उन्होंने अंग्रेजों से पहले से ही जाकर कह दिया था कि हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है, और मुझे एक हस्ताक्षर कर सहमति पत्र पर अंग्रेजों से एक वो कागज पर क्या किया, लिखवा कर लेकर आया था कि मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता हूं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि देखिए बीच में था हैदराबाद, क्या था, भारत के एकदम बिल्कुल बीच में था दोस्तों। सोच लीजिए अब कुछ भी करता, मान लीजिए एयरलाइंस हो, व्यापार भी करना हो, भारत से करना पड़ेगा उसे, भारत से ही ना, क्योंकि भारत के बीच में वो है, कहाँ से जाएगा, समुद्र। मान लीजिए पाकिस्तान, निजाम जो था वो पाकिस्तान से भी सहयोग मांगा
कि भारत से हमें मुक्त किया जाए, मतलब अलग किया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं था क्योंकि सीमाएं जो मिलती थी हर चारों तरफ से हैदराबाद क्या था, घिरा हुआ था दोस्तों। अब इसे मिलाने में बहुत कठिनाइयाँ थी, लेकिन वो निजाम भारत की बात मान नहीं रहा था, कह रहा था मैं अपने राष्ट्र को क्या आज़ाद रखना चाह रहा हूँ। और उसने भारत से क्या किया 1947 में यथास्थिति बरकरार रखने के लिए एक हस्ताक्षर किए, सहमति पत्र पर क्या किया, हस्ताक्षर कर दिया। मतलब कि 1 साल के लिए वह जैसी स्थिति है वहाँ पे हैदराबाद की, 1 साल के लिए जैसी स्थिति है वैसे ही रहे, यथास्थिति बनी रहे वहाँ पे। मतलब उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, ना भारत कहेगा जबरी विलय कराने के लिए, नो निजाम कुछ बोलेगा स्वतंत्र राष्ट्र रखने के लिए। 1 साल ऐसे ही चलता रहा और उस 1 साल के बीच निजाम और भारत सरकार के बीच क्या हुआ, बातचीत जारी रहा दोस्तों। लेकिन अब आते हैं, देखिए हैदराबाद जो था रियासत, वहाँ की प्रजा निजाम से एकदम नाखुश थी। मतलब उस पर बहुत अत्याचार करता था निजाम, सोच लीजिए उन प्रजा पर, अपने प्रजा पर, और वहाँ की प्रजा नाखुश थी। तो इसीलिए निजाम के विरुद्ध क्या किया, प्रजा वहाँ की उनके विरुद्ध आंदोलन करने लगी। वहाँ की प्रजा उनके विरुद्ध आंदोलन करने लगी, निजाम के विरुद्ध, खासकर महिलाएं, क्योंकि निजाम बहुत अत्याचारी था और महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार करता था। तो जब महिलाएं उस आंदोलन में मिली है, और ये आंदोलन जो था हैदराबाद का प्रमुख केंद्र बना था, सोच लीजिए। अब जहाँ हैदराबाद प्रमुख केंद्र ही बन जाएगा है आंदोलन, तो और बड़े तादाद में लोग नहीं मिल जाएंगे। तो यह आंदोलन एक बड़ा रुख अपना लिया, यह आंदोलन क्या किया, बड़ा रुख अपना लिया। मतलब बड़े तादाद में लोग मिलने लगे इस आंदोलन में, और महिलाएं जब मिली तो और बड़ा आंदोलन हो गया। तो निजाम ने सोचा कि हम क्यों न करें, सैनिक भेजकर इस आंदोलन को दबा दिया जाए, यहाँ पे शांति बहाल कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों ना, ये जान लीजिए ऐसा नहीं हुआ। जब वहाँ पे सैनिक गए, अर्धसैनिक बल, अब देखिए उस टाइम अर्धसैनिक हम कह रहे हैं, लेकिन उस टाइम निजाम के सैनिकों को रजाकार कहा जाता था। क्या, रजाकार। और ये रजाकार जो होते हैं बहुत अत्याचारी, लूटपाट मचाने वाले होते थे। मतलब सब चीज़ लूटपाट कर लेकर राजा को देते थे, तभी ना वो धनी निजाम था हमारा ना। और एक बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि निजाम मान लीजिए एक तरीके से मेंटल था, सोच लीजिए। जिसकी सीमाएं हर तरफ से, चारों तरफ एक राष्ट्र घिरी हो, वो राष्ट्र कैसे आज़ाद रह सकता है। सोचिए, व्यापार भी करना हो, भारत जब से इजाज़त उसे नहीं देगा तब से व्यापार भारत से बाहर पहले जाएगा ही नहीं। अगर मान लीजिए निजाम को पाकिस्तान भी जाना होता, पाकिस्तान ही गया तो उसे क्या करना पड़ेगा, भारत से इजाज़त लेनी पड़ेगी ना कि हम आपके ऊपर से उड़कर जा रहे हैं किसी भी चीज़। वो पागल था, सोच लीजिए एक तरीके से माने ना। तो अब आंदोलन पर आते हैं। तो आंदोलन चलने लगा, तो निजाम जो था अर्धसैनिक बल भेजा, और उसे मैंने बताया अभी रजाकार कहा जाता है ना, रजाकार। अब रजाकार जो होते थे वो गए आंदोलन जहाँ पे हो रहे थे, और वहाँ पे भारी मात्रा में लूटपाट मचाया और लोगों को क्या किए, लोगों को मारने लगे। तो अब भारत को तो बुरा लगेगा ही, क्योंकि अपना वो राष्ट्र है, जब भी है वो तो निजाम चाह रहा है ना अलग, लेकिन वहाँ की प्रजा ऐसी नहीं चाह रही है कि भारत से अलग हम अलग अपना एक राष्ट्र बनाए। वहाँ की नाखुश थी प्रजा निजाम से एकदम, सोच लीजिए। तो भारत ने क्या सोचा कि वहाँ पे शांति बहाल करने के लिए सोचा कि वहाँ पे जो लूटपाट अत्याचार हो रहे हैं, खासकर वहाँ की प्रजा जो थी गई, भारत के लोगों से कही, भारत सरकार से कही कि हमारी मदद किया जाए, नहीं तो ये तो पूरे हैदराबाद को तबाह कर देगा। तो वहाँ पे भारत ने क्या किया, अपने सैनिकों को भेजा और वहाँ पे शांति बहाल किया ना, क्या शांति बहाल किया। अब देखिए, अब उस वक्त जो सेना भेजा था भारत ने, उसे हम ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं, ऑपरेशन पोलो के नाम से। मात्र 1-2 दिन का ऑपरेशन था, सोच लीजिए 2-3 दिन के अंदर में क्या किया गया, हैदराबाद को अपने में मिला लिया गया। और इसमें भी सबसे बड़ी भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी, उन्हें कई नेताओं ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कम सैनिकों के बदौलत ही, क्योंकि वहाँ पर भी हैदराबाद की सेनाएं जो थी बहुत अधिक मात्रा में थी, लाखों की संख्या में थी, सोच लीजिए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो उनका दिमाग था बहुत अच्छा था, सोच लीजिए। उन्होंने दिमाग से चारों तरफ से सैनिकों को भेजा और हैदराबाद को मात्र 1-2 दिन, 1 हफ्ते के अंदर में ही अपने में मिला लिया, भारत में मिला लिया, विलय करवा लिया। और कहा जाता है जब भारत ने सैनिक भेजा वहाँ पर, सैनिक भेजा तो सैनिक तो मान लीजिए वहाँ पे आत्मसमर्पण कर दिए। वहाँ पे भारत ने के सैनिकों ने शांति बहाल तो कर दिया, लेकिन निजाम अभी आत्मसमर्पण नहीं कर रहा था।
जब देखा कि एकदम सैनिक मेरे एकदम गिर चुके, हार चुके हैं, तो निजाम आया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो सरकार थी, भारत सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।